A very good morning to all the class 8 students. I hope everyone is fine and everyone is doing good and studying hard at home. So I request everyone to watch the video carefully, whatever video I am sending you. So yesterday we were dealing on the topic the carnatic words. तो carnatic first and second carnatic word का बारे में हम आप लोगों को बता दिया है क्यों हुआ है फर्स्ट carnatic war हुआ है द मेन रीजन इज वो यूरोप से शुरुआत है उसको यूरोप कॉन्टिनेंट से शुरुआत है फर्स्ट carnatic war क्यों हुआ है क्योंकि वहाँ यूरोप में ऑस्ट्रिया में एक देश है स्विट्जरलैंड का सामने है एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है ऑस्ट्रिया बहुत खूबसूरत देश है तो उसमें जो राजा बनेगा उसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुआ है इसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने अलग अलग साइड लिया है ऑस्ट्रिया में राजा जो बनने वाला था अपना इंटरेस्ट के द्वारा से फ्रांस लोग ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया है इंग्लैंड ने अगेंस्ट किया है विरोध किया है ऐसा करके वहाँ से लड़ाई शुरू हुआ है तो कॉलोनीज में भी इसका इफेक्ट हुआ है तो इंडिया में भी वही इशू को लेके फ्रेंच और ये ब्रिटिश लड़ाई किया है इंडिया में भी एक दूसरे से मींस ट्रेडिंग सेंटर्स को लेके लड़ाई किया है ये दोनों यहाँ 1746 में जो 1 ईयर तक लास्टेड किया है इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुआ है चैप्टर वो यूरोप में वो ट्रीटी साइन हुआ है और उस ट्रीटी के द्वारा से पीस मेंटेन किया गया और जो फ्रेंच लोगों ने जो मद्रास को कैप्चर किया था ब्रिटिश से उसको वापस कर दिया है तो इसके बाद और सेकेंड कार्नेटिक वार हुआ है जिसमें 1749 जो 5 इयर्स तक लास्टेड हुआ है ये सेकेंड कार्नेटिक वार 1754 जिसमें ये सेकेंड कार्नेटिक वार क्यों हुआ है द मेन रीजन इज वार और मीन्स थ्रोन सक्सेशन मीन्स थ्रोन सक्सेशन की वजह से ये वार हुआ है क्योंकि हैदराबाद का राजा को लेके मीन्स ये इशू सेकेंड कार्नेटिक वार हुआ है क्योंकि ब्रिटिश लोग चाहता था जो उसका कैंडिडेट है वो राजा बने हैदराबाद का और फ्रेंच लोग चाहता था जो उसका कैंडिडेट थे वो राजा बने हैदराबाद का और यही सेम इशू था कार्नेटिक में भी तमिलनाडु में भी कि ब्रिटिश लोग अपना कैंडिडेट को वहाँ भी राजा बनाना चाहता था और फ्रांस लोग वहाँ जंग हुआ है उन दोनों का बीच में और जिसमें एक ट्रीटी साइन किया गया है 1754 में जिसमें मीन्स एग्रीमेंट किया गया है और फ्रांस ने जितना भी टेरिटरीज कैप्चर किया था ब्रिटिश का उसको वापस कर दिया है तो इसके बाद इतना तक हम लोग कल देखा है अभी मीन्स थर्ड कार्नेटिक वार हम लोग देखें थर्ड कार्नेटिक वार क्यों हुआ है The outbreak of 7 years war in Europe led to the Third Carnatic War. तो ये थर्ड कार्नेटिक वार भी वो उसका शुरुआत हुआ है वहाँ से यूरोप कॉन्टिनेंट से क्योंकि हम लोगों को मालूम है बोथ इंग्लैंड एंड फ्रांस यूरोप कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है और ये दोनों बहुत पावरफुल कंट्रीज है पहले में बहुत पावरफुल कंट्रीज माना जाता है और ये दोनों के बीच बहुत वार हुआ है यूरोप कॉन्टिनेंट और वहाँ 7 years ऑफ वार है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच रहा है अमेरिकन इंडिपेंडेंस को भी देख लो अमेरिका में जो ब्रिटिश का कॉलोनी था अमेरिका भी एक तो उसमें फ्रांस लोगों ने मदद किया है अमेरिका को इंडिपेंडेंस करने के लिए हमेशा अगेंस्ट रहा है इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे का तो ये थर्ड कार्नेटिक वार भी कनेक्टेड है यूरोप से जो 7 years ऑफ वार फाउट किया है बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस यूरोप कॉन्टिनेंट में तो ये थर्ड कार्नेटिक वार को लीड किया है इंडिया में भी इसका इफेक्ट हुआ है तो इसके वजह से थर्ड कार्नेटिक वार फाउट किया है इन द ईयर 1756 to 63 इन इंडिया बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच दोनों के बीच वार हुआ है इसको लेके इसका वजह से द ब्रिटिश कैप्चर्ड द फ्रेंच पोस्ट ऑफ चंदेरनागोर तो ब्रिटिश लोग कौन सा फ्रेंच का
जो पोर्ट है चंदेरनगर, now Chandanagar, and defeated the French army in the Battle of Waniwash in 1760. ये बहुत important turning point है, ये Battle of Waniwash, ये बहुत माना जाता है हिस्ट्री में, ये बहुत टर्निंग पॉइंट है जो ब्रिटिश के बीच हमेशा मीन्स कौन सुप्रीम बनेगा, कौन ज़्यादा ट्रेड सेंटर सेटअप करेगा इंडिया में, ये दोनों हमेशा इसको लेके लड़ाई किया है। और एट लास्ट ब्रिटिश लोगों ने डिफीट कर दिया है फ्रेंच लोगों को, फ्रेंच आर्मी को इन द बैटल ऑफ वांडीवाश इन द ईयर 1760। इसके बाद पूरा रूप बदल गया है इंडिया का, जब फ्रेंच आर्मी यहाँ हार गया था वांडीवाश बैटल में। The war ended in 1763 with the signing of Treaty of Paris. तो war end हो गया है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच, और क्या ट्रीटी साइन किया है 1763 को, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया है। According to this treaty, Chandernagar and Pondicherry were returned to the French. तो ये ट्रीटी के हिसाब से ब्रिटिश लोगों ने जो टेरिटरी कैप्चर किया था फ्रेंच लोगों का, पौंडीचेरी और चंदेरनगर, वो वापस कर दिया है ब्रिटिश लोगों ने फ्रेंच लोगों को। बट दे वर नॉट अलाउड टू फोर्टिफाई द फैक्ट्रीज, लेकिन एक कंडीशन अप्लाई कर दिया है, वापस कर दिया है फ्रेंच लोगों का टेरिटरी जो इंडिया में था, उन लोगों का पौंडीचेरी और चंदेरनगर, उसको वापस कर दिया है ब्रिटिश लोगों ने, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी ने डिफीट कर दिया था फ्रेंच लोगों को, वापस कर दिया है लेकिन उन लोगों का टेरिटरी को बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा से। लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने सर्टन कंडीशन अप्लाई कर दिया है कि वो लोग अभी से फ्रेंच लोग अपना फैक्ट्रीज में वो लोग फोर्टिफाइड नहीं कर सकता है, आर्मी नहीं रख सकता है, और अपना सिटी को फेंसिंग वेल डिफेंस सिस्टम नहीं बना सकता है, ऐसा कंडीशन अप्लाई कर दिया है ब्रिटिश लोगों ने फ्रेंच लोगों पर। द ब्रिटिश इमर्ज विक्टोरियस इन द कार्नाटिक वॉर एंड सक्सीडेड इन एलिमिनेटिंग हर मेन रिवाइल द फ्रेंच फ्रॉम इंडिया। तो ब्रिटिश मीन्स जो कार्नाटिक वार है, कुल मिला के ब्रिटिश लोगों ने पूरी तरह से जीत गया है कार्नाटिक वार, और फ्रेंच का जितना भी कॉलोनीज था इंडिया में, फैक्ट्रीज था, उस पर पाबंदी लगा दिया है। फ्रेंच लोग बिजनेस कर सकेंगे, लेकिन फ्रेंच लोगों को वहाँ सिटी को फोर्टिफाइड करना अलाउड नहीं है। डिफेंस सिस्टम और इसको वाल ऐसा आर्मी रखना सिस्टम, इसको हटा दिया है ब्रिटिश लोगों ने, फ्रेंच लोगों को ऐसा करना नहीं दिया है। और ब्रिटिश ने ये वार के बाद बहुत ब्रिटिश लोग पावरफुल हो गया इंडिया में, और उसका मेन जो ओपोनेंट था, रिवाइल था, जो फ्रेंच जो अपोज करता था ब्रिटिश को इंडिया में, उसको भी एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया है ब्रिटिश लोगों ने, और वो लोग मीन्स पावरफुल बन गया है इंडिया में। तो यहीं से ब्रिटिश का एरा शुरू हो गया है। ये बैटल के बाद डिफरेंट यूरोपियन पावर्स लोग कभी पावरफुल नहीं बन सका है इंडिया में। ब्रिटिश इंडिया का मास्टर बन चुका था, बहुत ताकतवर हो गया था ये बैटल के बाद। पहले तो फ्रेंच बहुत अपोज करता था ब्रिटिश लोगों को इंडिया में, क्योंकि फ्रेंच का भी कॉलोनी बहुत ज़्यादा था, लेकिन फ्रेंच लोगों को डिफीट करने के बाद पूरी तरह से ब्रिटिश पावरफुल बन गया है। देन द ब्रिटिश इन बंगाल, तो बंगाल में ब्रिटिश लोगों ने कैसा रोल किया है, कैसा क्या किया है, हम लोग देखेंगे। बंगाल वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंसेस, तो बहुत सबसे रिचेस्ट प्रोविंसेस बंगाल को माना जाता था, क्योंकि ब्रिटिश का 3 मेन प्रोविंसेस थे इंडिया में, एक है बॉम्बे, एक है मद्रास और एक है बंगाल, और बंगाल सबसे रिचेस्ट प्रोविंसेस माना जाता था, मीन्स ब्रिटिश इंडिया का। The East India Company set up its factory in Bengal on the bank of River Hooghly in 1651. तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप किया है कहाँ पर, ऑन द रिवर बैंक ऑफ रिवर हुगली, कोलकाता का सबसे बड़ा रिवर है हुगली, वहाँ पर सेटअप किया है अपना फैक्ट्री हुगली का किनारे
में किनारे में, ये हुगली रिवर का। इन द ईयर 1651 में, बाय 1696 It started fortifying the settlement. तो 1696 के बाद वो लोग अपना फैक्ट्री को फोर्टिफाइड करने लगा है। फोर्टिफाइड मीन्स मैंने बोला है जो डिफेंस ऐसा दीवार अपना फैक्ट्री को ऐसा मीन्स लॉन्ग डिफेंस वॉल ऐसा बना के और डिफेंस सिस्टम सिक्योरिटी को मीन्स धीरे धीरे कटा करने लगा है आर्मी को। वहाँ ऐसा सिटी को वो लोग धीरे धीरे फोर्टिफाइड करने लगा है बंगाल में। In 1698, the East India Company acquired zamindari rights over 3 villages. तो 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारी राइट्स दिया है, दैट मीन्स टैक्स कलेक्ट करने का अलाउ परमिशन मिल गया है 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो 3 विलेजेस से वो लोग जमींदारी राइट्स मिला है उन लोगों को। वो विलेज का नाम है सुथानुटी, गोविंदापुर एंड कालीकता। ये तीनों गांव से उन लोगों को जमींदारी राइट्स मिल गया था ब्रिटिश लोगों को, which later developed into कलकत्ता और कोलकाता as it is known today। तो उसके बाद वो लेटर डेवलप हुआ है ये कालीकता। ये पहले गांव था और बाद में ये कलकत्ता में डेवलप हुआ है। इसके बाद मॉडर्न अभी प्रेजेंट टाइम में कोलकाता बुलाता है इसको। तो वहाँ जमींदारी राइट मिल गया है ब्रिटिश लोगों को, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। तो जमींदारी राइट मिला था ये तीनों गांव में ब्रिटिश लोगों को वहाँ पर। देन द मुगल एम्परर औरंगजेब issued a firman granting the East India Company the right to carry out duty-free trades in Bengal। तो मुगल एम्परर उसी टाइम कौन था? औरंगजेब था। तो औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया है। फरमान मीन्स मैंने बताया है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो परमिशन देता है, जो इस्लामिक किंग लोग जो परमिशन देता है किसी को बिजनेस करने के लिए, जो कोई भी ऑफिशियल परमिशन देता है उसको फरमान बोलता है। तो मुगल एम्परर औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और उन लोगों को अधिकार दे दिया है पूरा कि अपना ट्रेड को आराम से कैरी आउट कर सकता है बंगाल में और उन लोगों को टैक्सेस देना नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को। ऐसा फ्री ट्रेड करने के लिए ये मीन्स ऑफिशियल फरमान दे दिया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औरंगजेब ने। This right was later formalized again by the Mughal ruler फारूक शाह। तो ये राइट को औरंगजेब ने ऐसा दिया था फरमान जारी ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद औरंगजेब के बाद एक और मुगल रूलर आया है फारूक शाह। कभी भी आप लोग इसका नाम नहीं सुनाई दिया, लेकिन ये एक इनफेमस रूलर है, मीन्स फेमस नहीं था, इसीलिए इन लोगों का बारे में हम लोग डील नहीं करता है हिस्ट्री में। ये भी एक मुगल रूलर था और उसने फॉर्मलाइज किया है ये ऑर्डर को कि पूरी तरह से फॉर्मल ऑर्डर दे दिया है कि ब्रिटिश लोग आराम से ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ ट्रेड कर सकता है विदाउट एनी टैक्सेस, ऐसा बोल के उसने ऐसा जारी कर दिया है, फॉर्मल ऑर्डर दे दिया है। This means that the traders could import and export goods from Bengal without paying taxes। तो ऐसा इसके द्वारा से फॉर्मल ऑर्डर देने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अधिकार मिल गया है कि कुछ जो भी इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें कुछ भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा ब्रिटिशर्स लोगों को। ऐसा जारी कर दिया था फारूक शाह ने, फॉर्मलाइज कर दिया था। तो ब्रिटिश लोग ऐसा इंजॉय करने लगे बंगाल में, फ्रीडम टैक्सेस फ्री ऐसा इंजॉय करने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी। Although this firman allowed only the company to practice the right। और ये जो फरमान जो ऑर्डर को फॉर्मलाइज किया है फारूक शाह और जो ऑर्डर दिया था औरंगजेब ने, ये फरमान उन लोगों को टैक्स फ्री ट्रेड कर सकेगा ऐसा ऑर्डर दिया था। ये सिर्फ कंपनी को ही, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये आने के लिए।
But क्या हुआ है? Let's see. Various company officials carried on illegal private trade of their own. तो बहुत सारा कंपनी का जो ऑफिसर्स था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिसर्स था, वो लोग धीरे धीरे इलीगल मीन्स ट्रेड करने लगा है। वो अपना प्रॉफिट के लिए मीन्स वो लोग खुद बिजनेस करना शुरू कर दिया है। ये कंपनी का ऑफिशियल्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल्स अपना प्राइवेट ट्रेड करने लगा है, इलीगल ट्रेड करने लगा है वो लोग विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस। मीन्स मुगल एम्परर को टैक्सेस पे नहीं करके अपना लीगल प्राइवेट बिजनेस जारी करने लगा है कंपनी ऑफिसर्स लोग, क्योंकि मुगल किंग ने सिर्फ कंपनी को ही ऑर्डर दिया था कि वो लोग विदाउट टैक्सेस बिजनेस कर सकता है। लेकिन कंपनी ऑफिसर्स लोग, कंपनी का ऑफिसर्स लोग एडवांटेज लेने लगा है कि मीन्स वो लोग अपना प्राइवेट मीन्स ट्रेडिंग सेंटर या अपना प्राइवेट मीन्स ट्रेड बिजनेस सेटअप करने लगा है और टैक्स ड्यूटी या टैक्सेस पे नहीं करके वो लोग ये बिजनेस को रन करने लगा है। अपॉर्चुनिटी ऐसा उठाने लगा है ये कंपनी ऑफिसर्स लोग ऐसा बंगाल में। दिस रिजल्टेड इन ए ट्रेमेंडस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर द बंगाल गवर्नमेंट। और ये जो इलीगल प्रैक्टिसेस जो कंपनी ऑफिसर्स लोग कर रहा था, ये बंगाल के लिए बहुत लॉस साबित हुआ है। बंगाल गवर्नमेंट को बहुत लॉस हुआ है। जो बंगाल का रूलर है सिराजुद्दौला, उसके लिए बहुत लॉस मीन्स रेवेन्यू जो इनकम आता था उसका गवर्नमेंट के लिए वो बहुत लॉस घटा हो गया है बिकॉज ऑफ इलीगल प्रैक्टिसेस ऑफ द प्राइवेट ट्रेडर्स। जो कंपनी का ऑफिसर्स लोगों ने इलीगल जो प्रैक्टिसेस किया है, इसके वजह से बहुत सारा लॉस, रेवेन्यू लॉस हुआ है बंगाल का रूलर का। Then, during the early 18th century, the conflict between the East India Company and the Nawabs of Bengal started intensifying. तो early 18th century में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच, जो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, उन दोनों के बीच धीरे धीरे सिचुएशन बहुत गर्म होने लगा है। इंटेंसिफाइंग मीन्स बहुत इनटू ए हाई डिग्री, समथिंग इन ए हाई डिग्री लेवल में पहुंच गया है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मीन्स क्लैश हो रहा है। ऐसा गर्म हो चुका था माहौल इन द अर्ली 18th सेंचुरी में, क्योंकि नवाब को पता चल गया था कंपनी ऑफिसर्स लोग इलीगल प्रैक्टिस कर रहा है अपना प्रॉफिट के लिए, और इसके वजह से मीन्स नवाब को जो बंगाल का जो नवाब है उसका गवर्नमेंट का बहुत सारा रेवेन्यू लॉस हुआ है इसके वजह से। इसीलिए धीरे धीरे माहौल गर्म होने लगा था बंगाल नवाब का बंगाल के बीच और ब्रिटिश के बीच माहौल गर्म हो रहा था, बहुत गर्म, ऑलमोस्ट वॉर सिचुएशन मीन्स ऐसा सिचुएशन हो रहा था। After the death of Aurangzeb मरने के बाद, the Bengal Nawabs began ruling almost independently, though they never formally broke ties with the Mughals. तो औरंगजेब मुगल एम्परर जो इंडिया का ग्रेट मुगल रूलर है, औरंगजेब मरने के बाद बंगाल का नवाब है वो इंडिपेंडेंटली रूल करने लगा है बंगाल को। मीन्स दिल्ली में मुगल तो रहता था, तो मुगल एम्परर पूरा इंडिया में रूल करता था और मुगल का एक एजेंट जैसा था ये नवाब, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। लेकिन औरंगजेब मरने के बाद वो इंडिपेंडेंटली बंगाल में रूल करने लगा है ये बंगाल का नवाब, जो उसने हमेशा फॉर्मली अनाउंस नहीं किया है कि मेरा किंगडम अभी मुगल रूलर का ऑर्डर नहीं मानेगा, ऐसा कभी अनाउंस नहीं किया है फॉर्मली, लेकिन वो थोड़ा इंडिपेंडेंटली रूल करने लगा है मुगल से इंडिपेंडेंटली थोड़ा रूल करने लगा है। मुर्शिद वाली खान, अलवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला
try to keep the power of the East India Company and its official in check. तो ये सारा व्यक्ति सिराजुद्दौला अलवर्दी खान एंड क्वाली खान ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर को चेक करता था, हमेशा चेक करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहता था बंगाल में, क्योंकि हम लोगों को पता है कि बंगाल ऑलरेडी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली रूल करने लगा है। जो अभी औरंगजेब मारने के बाद जो मुगल रूलर है औरंगजेब मारने के बाद थोड़ा इंडिपेंडेंटली रूल करने लगा है नवाब, बंगाल का नवाब, क्योंकि वो फॉर्मली अनाउंस नहीं किया है कि बंगाल एक इंडिपेंडेंट किंगडम हो जाएगा, मुगल का अंडर में नहीं रहेगा, ऐसा अनाउंस नहीं किया है, लेकिन थोड़ा इंडिपेंडेंटली रूल करने लगा है। और ये तीनों व्यक्ति सिराजुद्दौला, क्वाली खान एंड अलवर्दी खान, ये लोग हमेशा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर को चेक करने मीन्स कंट्रोल में रखना चाहा है और हमेशा चेक करता था ये तीनों। दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन टू द कंपनी, और ये तीनों ने कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो फरमान जारी किया था उसको रिफ्यूज करने लगे ये तीनों। मीन्स फ्रीडम ऑफ ट्रेड देता था बंगाल में ब्रिटिश लोगों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसको वो लोग वापस ले लिया है। अभी फ्री ट्रेड नहीं होगा, अभी बिजनेस करना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा ये बंगाल का नवाब को, ऐसा बोल के वो लोग मीन्स उन लोगों को जो कंसेशन ग्रांट किया था टैक्सेस में उसको वापस ले लिया है। डिमांडेड ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट फॉर इट्स राइट टू ट्रेड एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। तो नवाब ने ऐसा जारी कर दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी का खिलाफ कि जो भी फरमान दिया था उसको वापस ले लिया है, और ट्रेड में कंसेशन मीन्स थोड़ा कम, ऐसा टैक्सेस में नहीं, अभी से नहीं होगा। जो ब्रिटिश लोगों को थोड़ा कम टैक्सेस देना पड़ता था वो कंसेशन को भी वापस ले लिया है। और अभी से जो ब्रिटिश को अगर बिजनेस करना है बंगाल में तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट, मीन्स बिजनेस करने के लिए बहुत टैक्सेस देना पड़ेगा, बहुत सारा अमाउंट देना पड़ेगा नवाब ऑफ बंगाल को, ऐसा बोल के जारी कर दिया है नवाब ने। और उन लोगों का जो फैक्ट्री का डिफेंस सिस्टम फोर्टिफिकेशन, ये सारा वाल जो दीवार ऐसा खड़ा किया था फैक्ट्री को, पूरा डिफेंस सिस्टम, इसको भी बैन कर दिया है बंगाल गवर्नर मीन्स बंगाल का नवाब ने। अभी से ब्रिटिश लोग ऐसा फोर्टिफाइड नहीं कर सकता है उन लोगों का फैक्ट्रीज को, एरियाज को, ऐसा बोल के जारी कर दिया है ऑर्डर। दिस लीड टू ए वॉर बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके वजह से ब्रिटिश और नवाब ऑफ बंगाल के बीच जंग हुआ है बंगाल में। We'll see this one tomorrow, the battle of Plassey. तो कल देखेंगे हम लोग। If you have any queries, you are most welcome to ask. Thank you very much.